सीक्रेट सेक्शन की छत पर उतना अंधेरा नहीं था। कॉम्प्लेक्स की दूसरी इमारतों और दूसरे ब्लॉकों की रोशनियों के अक्स पड़ रहे थे और फीकी चांदनी जैसी रोशनी फैली हुई थी। इमरान ने सबसे पहले नायलॉन की बारीक रस्सी को समेटा। उसका हल्का छत की मुंडेर के बाहर निकली हुई ईंटों में अटका हुआ था। रस्सी समेटकर वो उसी तरह छत पर बैठा रहा। वो तेज निगाहों से छत का जायजा ले रहा था। उसकी आंखें आतिशदान की चिमनी को तलाश कर रही थी। आखिर चिमनी उसे नजर आ गई। ये चिमनी दाएं जानिब वाली दीवार में बनी हुई थी। इमरान बैठे बैठे पांव के बल खिसकता हुआ चिमनी के पास आ गया। जमील मेहदी ने बताया था कि चिमनी के अंदर 1.25 फुट का खला है। इमरान ने घुटनों के बल खड़े होकर चिमनी के अंदर निगाह डाली। नीचे सीक्रेट सेक्शन के कमरे में जो बत्ती जल रही थी उसकी हल्की रोशनी पड़ रही थी। इमरान को ट्रेनिंग के दौरान 2-2.5 फुट डायमीटर के पाइप में से कई बार गुजारा गया था। चिमनी और पाइप में चंद इंचों का ही फर्क था। इमरान ने जल्दी से रस्सी का हल्का चिमनी के गिर्द डाल दिया और रस्सी चिमनी के अंदर लटका दी। अब उसे चिमनी के अंदर उतरना था। इमरान ने चिमनी के अंदर हाथ डालकर उसकी दीवार पर रगड़ा और बाहर निकालकर गौर से देखा। उसका हाथ कालक से काला नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि नीचे आतिशदान में लकड़ियों की बजाय गैस वगैरह का हीटर सर्दियों में लगाया जाता होगा। चिमनी की दीवार के साथ मिट्टी, गर्द और जाले लगे हुए थे। अब ये सोचने का वक्त नहीं था कि नीचे कमरे में इस वक्त कोई आदमी तो नहीं बैठा हुआ। ये इस बात से बेनियाज होकर अमली कदम उठाने का वक्त था और इमरान इसलिए वहां इतना बड़ा खतरा मोल लेकर आया था। उसने रस्सी चिमनी के अंदर फेंक दी और नीचे झुककर देखा। वो ये देखना चाहता था कि अगर कमरे में कोई शख्स मौजूद हो तो चिमनी में रस्सी गिरते देखकर वो जरूर रस्सी को पकड़कर चिमनी में से ऊपर देखेगा, मगर ऐसा न हुआ। रस्सी चिमनी में लटकती रही। इमरान ने रस्सी को दोनों हाथों से थामा और चिमनी में उतर गया। उसके कंधे चिमनी की दीवारों से टकरा रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। उसका सारा बोझ उसके हाथों ने उठा रखा था। नायलॉन की रस्सी उसके हाथों में धंसने लगी। इमरान ने जल्दी से अपने घुटने चिमनी की दीवार से फंसा दिए। इस तरह से उसके हाथों पर जो बोझ पड़ा हुआ था वो थोड़ा हल्का हुआ। उसूली तौर पर इमरान को रस्सी अपनी कमर के गिर्द इस तरह बांधनी चाहिए थी कि जैसे जैसे वो नीचे उतरता जाए रस्सी को छोड़ता जाए, मगर उसके लिए वहां चिमनी के अंदर जगह तंग थी और वो हाथों की मदद से रस्सी को कमर के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता खोल नहीं सकता था। बहरहाल वो किसी न किसी तरह घिसटता हुआ चिमनी के पाइप में से नीचे उतर गया। जैसे ही उसके पांव आतिशदान की जमीन पर लगे वो बैठ गया। उसके आगे आतिशदान में गैस का हीटर लगा हुआ था जो बंद था। कमरे में रोशनी हो रही थी। उसने सर आगे करके कमरे का बगौर जायजा लिया। कमरा बिल्कुल खाली था। जमील मेहदी के कहने के मुताबिक बिल्कुल सामने दीवार के साथ लोहे की 3 ऊंची अलमारियां लगी हुई थी। उसने दरमियान वाली अलमारी का ताला खोलना था, क्योंकि जमील मेहदी ने बताया था कि जंगी जहाजों की आमदोरफ्त के इंदराज वाली टॉप सीक्रेट फाइल दरमियान वाली अलमारी के खाने में ही है। गैस के हीटर को एक तरफ हटाकर इमरान आतिशदान से बाहर निकल आया। आतिशदान की चिमनी की रगड़ से उसकी कमीज के बाजू और पतलून और सर पर चिमनी के अंदर लगे हुए जाले चिमट गए थे। उसने कमरे का बगौर जायजा लिया। कमरे में एक बल्ब रोशन था। सामने 3 लोहे की अलमारियां दीवार के साथ लगी हुई थी। दूसरी दीवारों के साथ एक लंबी मेज और लकड़ी की अलमारियां लगी हुई थी। उसने कान लगाकर सुना। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने जेब से इलेक्ट्रॉनिक रॉड निकाला और दरमियान वाली अलमारी की तरफ बढ़ा। वक्त जाया करना खतरनाक साबित हो सकता था। उसे ये भी डर था कि हो सकता है अलमारी को हाथ लगाने से बाहर किसी जगह खतरे का अलार्म बज उठे और उस अलार्म के बारे में जमील मेहदी को भी इल्म न हो। बहरहाल अब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। उसने अलमारी के किवाड़ में अंदर की जानिब लगे हुए ताले को गौर से देखा। ये डिजिटल मैग्नेटिक ताला था। सही खुफिया नंबर मिलाने से उसकी मैग्नेटिक लहर अपने आप मौकूफ हो जाती और ताला खुल जाता। इमरान को खुद नंबरों का इल्म नहीं था। उन नंबरों का जमील मेहदी को भी इल्म नहीं था। उसने अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक रॉड की बारीक सलाख ताले के एक खास सुराख में डाली। उसे दाएं जानिब थोड़ा सा घुमाया और रॉड के सिरे के करीब लगा हुआ बटन दबा दिया। खटक की आवाज के साथ मामूली सा धमाका हुआ, जिसकी आवाज बड़ी थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से दरवाजा खुल गया। इमरान ने अलमारी के दोनों पट खोल दिए। अलमारी में हर किस्म की फाइलें और कागजात पड़े हुए थे। मेहदी साहब ने बताया था कि टॉप सीक्रेट फाइल दरमियानी खाने में रखी जाती है। दरमियानी खाने में 4 फाइलें पड़ी हुई थी। इमरान ने जल्दी जल्दी चारों फाइलें देखी। उनमें से एक फाइल पर ऊपर अंग्रेजी के मोटे सुर्ख हरूफ में क्लासिफाइड और नीचे स्याह लफ्जों में टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था।
इमरान फाइल खोलकर देखने लगा। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। यही वो फाइल थी जिसकी उसे तलाश थी। उसके दूसरे सफ़े पर उस जहाज का नाम और नंबर दर्ज था जो भारी मिकदार में गोला बारूद और असलहा लेकर हिंदुस्तान आने वाला था। फाइल में इसराइली बंदरगाह का नाम भी लिखा हुआ था जहां से जहाज को भारत की तरफ रवाना होना था। दूसरे सफ़े पर उस जदीद तरीन हलाकत खेज असलहे की पूरी फहरिस्त दर्ज थी जो जहाज में कश्मीरियों पर इस्तेमाल होने के लिए लाया जा रहा था। इमरान ने जल्दी से सिगरेट लाइटर के साइज का ताकतवर कैमरा निकाला और जल्दी जल्दी फाइल के मतलूबा सफ़हात की तस्वीरें लेने लगा। उसके बाद उसने फाइल को बंद करके दूसरी फाइलों में उसी तरह लगा दिया जिस तरह से वो पहले लगी हुई थी। अब ताले को पहले की तरह लॉक करना और उसमें बरकी रॉ को बहाल करना था। इमरान ने अलमारी को बंद किया, ताला लगाया और इलेक्ट्रॉनिक रॉड से सबसे पहले उसकी बैटरी की बरकी रॉ को बहाल किया। उसके बाद रॉड की सुई को डिजिटल लॉक के 2 सुराखों में बारी बारी डाला और उन पर हल्का हल्का दबाव डालकर जल्दी से रॉड की सुई बाहर खींच ली। सर्किट पूरा होने पर क्लिक की आवाज आई और ताला फिर से बंद हो गया। इमरान ने जेब से रुमाल निकालकर अलमारी और ताले पर लगे हुए अपनी उंगली के निशान अच्छी तरह साफ किए और आतिशदान की तरफ आकर गैस के हीटर के पीछे बैठ गया। नायलॉन की रस्सी ऊपर तक जा रही थी। उसने रस्सी को 2-3 बार आहिस्ता आहिस्ता खींचा। जब उसकी तसल्ली हो गई तो चिमनी के पाइप में दोनों घुटने फंसाए और रस्सी को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। उस वक्त इमरान को एहसास हुआ कि दस्ताने लाने कितने जरूरी थे। जैसे ही उसके हाथ चिमनी से बाहर आए उसने रस्सी को छोड़कर चिमनी की मुंडेर को पकड़ लिया और पूरी ताकत से जिस्म को ऊपर उठाकर बाजुओं से मुंडेर को पकड़कर अपने जिस्म को कमर तक बाहर निकाला और फिर बारी बारी दोनों टांगे बाहर निकाल ली। छत पर आने के बाद वो वहीं बैठ गया। उसका सांस फूल गया था। चिमनी के पाइप में ऊपर चढ़ते हुए उसे काफी मुशक्कत करना पड़ी थी। उसने जल्दी जल्दी नायलॉन की रस्सी को ऊपर खींचा, उसका हल्का चिमनी से उतारा, उसका गुच्छा बनाकर उसे पतलून की जेब में ठूस दिया। इलेक्ट्रॉनिक रॉड और कैमरे को उसने पहले ही पतलून की महफूज जेब में संभाल कर रख लिया था। जब वो छत की अकबी सड़क वाली मुंडेर पर आया तो अपनी हिमाकत पर वो खुद शर्मसार हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए था मगर हो गया। उसे याद आ गया कि उसी रस्सी की मदद से उसे छत से नीचे उतरना था जिसका उसने गुच्छा बनाकर जेब में डाल लिया था। उसने जल्दी से दोबारा रस्सी जेब से बाहर निकाली। इस दफा मुंडेर की एक ऐसी बाहर निकली हुई पुख्ता ईंट में रस्सी का हल्का डाला जिसको नीचे से उछालकर वो बाहर भी निकाल सकता था। रस्सी उसने नीचे लटका दी। ये जगह वही थी जहां अहाते की सड़क वाली दीवार और सीक्रेट सेक्शन के कमरे की दीवार के दरमियान में खाली जगह थी जहां रद्दी कागजात के ढेर लगे हुए थे। वो तेजी से नीचे उतर गया, रस्सी को 2-3 बार ऊपर को उछाला। रस्सी ईंट के हल्के में से निकलकर इमरान के पास आकर गिरी। उसके बाद उसी ने रस्सी का गुच्छा बनाकर पतलून की जेब में ठूस दिया। अहाते की दीवार के पास उस जगह आ गया जहां उसने दीवार की मुंडेर पर लगे हुए शीशों के टुकड़ों पर अपना खेस तह करके डाला था। रद्दी कागजों के ढेरों पर पांव रखकर किसी न किसी तरह वो दीवार की मुंडेर पर चढ़ने में कामयाब हो गया और दूसरी जानिब सरदार जी मोटर मैकेनिक के खोखे की छत पर कूदने की बजाय मुंडेर के साथ छिपकली की तरह चिमटा रहा। उसे मोटर के इंजन की आवाज आई थी। थोड़ी देर बाद उस पर मोटर की हेडलाइट्स की रोशनी पड़ी। वो बेहोश हरकत साकित होकर दीवार की मुंडेर से चिमटा रहा। ये कोई ट्रक था। ट्रक गुजर गया। सड़क जब खाली और सुनसान हो गई तो वो खोखे की छत पर कूद गया। कूदने के बाद भी वो चंद सेकंड तक वहां बैठा रहा। फिर उसने खेस के लटकते हुए किनारे को पकड़कर उसे ऊपर को उछाला। 2-3 बार ऐसा करने से खेस मुंडेर के शीशे के टुकड़ों पर से निकलकर उसके ऊपर आ गिरा। उसने खेस अपने जिस्म के गिर्द लपेट लिया और खोखे की छत से नीचे सड़क पर छलांग लगा दी। उसे तवक्को नहीं थी कि उसका ये काम इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हो जाएगा। उसकी कमांडो की जिंदगी के तजुर्बे ने बताया था कि कभी कभी मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा काम बड़ी आसानी और रवानी से हो जाता है और कभी कभी आसान और सहल तरीन काम में ऐसी रुकावट पैदा हो जाती है कि 1000 कोशिश के बावजूद उसमें नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। इमरान सरदार जी के खोखे की दीवार के पास ही बैठा हुआ था। उसने एहतियात के तौर पर बैठे बैठे जेब में से सिगरेट लाइटर के साइज वाला कैमरा निकालकर एक पाँव की जुराब के अंदर इस तरह ठूस दिया कि कैमरा उसके बूट के अंदर पड़े हुए पाँव के तलवे के नीचे आ गया। ऐसा उसने इसलिए किया था कि अगर रास्ते में गश्ती पुलिस पार्टी उसे रोककर तलाशी ले तो कम से कम कैमरा उसकी जेबों में से बरामद ना हो। नायलॉन की रस्सी का गुच्छा उसने वहीं एक तरफ फेंक दिया। अब उसके पास एक ही काबिल एतराज शय थी, यानी कमांडो चाकू। आम पुलिस वालों को कमांडो चाकू की पहचान नहीं होती,
लेकिन इतना बड़ा चाकू तलाशी में बरामद हो जाए तो पुलिस को शक पड़ सकता है कि ये शख्स किसी को कत्ल करने तो नहीं जा रहा या किसी का खून करके तो नहीं आ रहा। पहले उसको ख्याल आया कि वो चाकू भी वहीं किसी जगह फेंक दे। फिर ये सोचकर उसने चाकू रहने दिया कि अगर कोई हंगामी सूरत पैदा हो गई तो ये चाकू उसकी बड़ी मदद कर सकता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक रॉड एक पेचकस की तरह था, उस पर किसी को क्या शक हो सकता था। सड़क को खाली देखकर वो उठा और उसने बड़े आराम से चलते हुए सड़क पार की और दूसरी तरफ फुटपाथ पर चल पड़ा। उसने बैठे बैठे अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर वक्त देख लिया था। उसकी घड़ी की चमकीली सुइयां रात के 1:45 बजा रही थी। उसे किसी टैक्सी रिक्शा की शिद्दत से तलाश थी, लेकिन सड़क पर कोई टैक्सी या रिक्शा नहीं था। ये सारा इलाका भारत के महकमा दिफा के कॉम्प्लेक्स के अकब का था और बहुत मुमकिन था कि उस तरफ भी रात के वक्त कोई पेट्रोल पार्टी सिक्योरिटी की खातिर गश्त लगा रही हो। ये सोचकर इमरान सड़क पर थोड़ी दूर तक चलने के बाद अपने बाएं जानिब एक छोटी सड़क पर मुड़ गया। उस सड़क के दोनों जानिब कोठियां थीं जिन पर गहरी खामोशी तारी थी। हर कोठी के बरामदे के ऊपर बत्ती रोशन थी, लेकिन कोई चौकीदार वगैरह नजर नहीं आ रहा था। इमरान शहर के गुंजान इलाके की तरफ निकल जाना चाहता था। वो सरकारी इमारतों से ज्यादा दूर होना चाहता था। ये इलाका उसके लिए अजनबी था। वो इस तरफ पहले कभी नहीं आया था। रात के वक्त उस इलाके में पुलिस की गश्त लाजमी थी। उसे यही डर था कि किसी सिपाही से मुठभेड़ ना हो जाए। आमने सामने कोठियों वाली सड़क खत्म हो गई। अब उसके सामने एक छोटा सा पार्क था। पार्क का गेट बंद था। पार्क के गिर्द जंगला लगा हुआ था। इमरान जंगले के साथ साथ चलने लगा। उसने अपना रुख मशरिक की समत ही रखा हुआ था, क्योंकि उस समत उसे जाना था। जैसे ही पार्क का जंगला खत्म हुआ, अचानक 2 आदमी एक तरफ से निकलकर उसके सामने आ गए। उन्होंने गर्दन तक चढ़े हुए काले स्वेटर पहन रखे थे। एक ने सर पर मफलर लपेट रखा था, दूसरे के सर पर ऊनी टोपी थी जो उसने कानों के ऊपर तक खींच रखी थी। पहले तो इमरान जरा सा ठिठका, लेकिन ये देखकर वो पुलिस वाले नहीं हैं, उनके करीब से गुजरने लगा तो एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। इमरान रुक गया। दोनों उसे घूर कर देख रहे थे। ये आदमी जराइम पेशा लग रहे थे। उनमें से जिसने इमरान का रास्ता रोका था, इमरान से बड़ी रोबदार आवाज में पूछा, कौन हो? इस वक्त कहां से आ रहे हो? इमरान उनसे उलझना नहीं चाहता था। उसने बड़े इंकिसार से कहा, बिहारी हूं, काम की तलाश में दिल्ली आया था, काम नहीं मिला, अब रेलवे स्टेशन जा रहा हूं, 3 बजे वाली गाड़ी से अपने शहर वापस चला जाऊंगा। दूसरे आदमी ने कहा, इसकी तलाशी लो, ये बिहारी नहीं लगता। पहले आदमी ने इमरान का खेस खींच कर उतार दिया। निकालो, तुम्हारे पास क्या है? इस दौरान इमरान को थोड़ी देर के बाद दबी दबी घुटी घुटी सी एक आवाज सुनाई दे जाती। आवाज से लगता था कि ये किसी औरत की आवाज है। एक आदमी इमरान की तलाशी लेने लगा। दूसरे ने कहा, अबे साली होश में आ गई है। ये कहकर वो झाड़ियों की तरफ दौड़ा। इमरान ने कहा, भाई मेरे पास रेल का किराया ही है और कुछ नहीं है। दोनों दुबले पतले से आदमी थे। उनको मालूम ही नहीं था कि वो किस आदमी को रोककर उसकी तलाशी ले रहे हैं। इमरान के लिए उन दोनों की एक सेकंड में गर्दन तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था, मगर वो खामखा किसी की जान नहीं लेना चाहता था। उस आदमी ने इमरान की जेब से 25-30 रुपए निकाल लिए। पतलून की पिछली जेब में हाथ डाला तो चाकू निकल आया। अबे गोपाले, इस आदमी के पास इतना बड़ा चाकू? उसने चाकू अपने हाथ में पकड़ लिया। क्यों बे, बता, इस चाकू से किसी को कत्ल करने जा रहा है या कत्ल करके आ रहा है? इतने में झाड़ियों के पीछे जिस तरफ दूसरा आदमी दौड़ कर गया था, अचानक एक औरत की फरियाद सुनाई थी, अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो, मेरी शादी होने वाली है, खुदा के लिए मेरी इज्जत बर्बाद न करो। ये कोई मुसलमान औरत थी जिसको ये लोग उठा कर ले आए थे। उसकी मुश्कें कसकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर उससे ज्यादती करने वाले थे कि इमरान वहां से गुजरा और उन्होंने इमरान को भी पकड़ लिया। उस वक्त दूसरा आदमी जो औरत के पास दौड़ कर गया था, उस औरत को गालियां दे रहा था। पहले वाला आदमी जो इमरान के पास था, उसका कमांडो चाकू हाथ में पकड़े खड़ा था। उसने गुस्से में कहा, अबे गोपाल, इस साली का मुंह बंद कर। उसके बाद खुदा जाने गोपाल ने औरत के मुंह में कपड़ा ठूसा या क्या किया। औरत की पहले की तरह दबी दबी घुटी घुटी आवाजें निकलने लगी। गोपाल दौड़कर अपने साथी के पास आ गया। उसके हाथ में चाकू देखकर बोला, अबे धर्मू, ये चक्कू तूने कहां से लाया? उस आदमी का नाम धर्मू था। वो बोला, पहले ये बता, साली को अच्छी तरह से बांध दिया? गोपाल ने कहा, मैंने बांध कर मुंह में दुपट्टा ठूस दिया है। अब इस आदमी से जान छुड़ाओ और चलो, अपना काम जल्दी से करते हैं। धर्मू बोला, अबे अब तो पहले इसका काम करना होगा, इसने हमें देख लिया है, ये तो मौके का गवाह बन गया है। इमरान ने कहा, भाइयों, मैं तो परदेसी हूँ, मैं सुबह की गाड़ी से अपने मुल्क वापस चला जाऊंगा। मेरा तुम लोगों को देखना न देखना एक बराबर है, मुझे जाने दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। औरत मुसलमान थी जिसके साथ ये बदमाश ज्यादती करने वाले थे। इमरान जैसा बागैरत मुसलमान कमांडो
एक मुसलमान औरत को बदमाशों के रहमो करम पर छोड़कर वहां से कैसे जा सकता था। औरत की घुटी घुटी आवाजें बराबर आ रही थीं। गोपाल ने कहा, तो फिर सोचता क्या है, ये चक्कू उसके पेट में घूमते, जहां पहले 2 किए हैं, एक खून और सही। इमरान समझ गया कि इन दोनों बदकिरदार और बदमाशों की मौत का वक्त आ गया है, बल्कि उन्होंने खुद अपनी मौत को आवाज देकर बुला लिया है। उसके बाद जैसे एक बिजली सी चमकी, चाकू धर्मू बदमाश के हाथ में ही पकड़ा रह गया और दूसरे लम्हे उसकी गर्दन इमरान के बाजू के फौलादी शिकंजे में थी। सिर्फ एक ही झटका काफी था। इमरान ने धर्मू की गर्दन बाजू से निकाल दी और मौत ने उस बदमाश को बेहिस्सो हरकत करके नीचे गिरा दिया। दूसरा बदमाश, जिसका नाम गोपाल था, फटी फटी आंखों से बस देखता ही रहा। उसकी मौत अभी नहीं लिखी हुई थी। वो एकदम एक तरफ को भाग उठा। इमरान ने धर्मू के हाथ से गिरा हुआ कमांडो चाकू उठाकर जेब में रखा और जल्दी से झाड़ियों के पीछे गया। उसने देखा कि एक औरत के हाथ पैर बंधे हुए हैं, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है, उसका दम घुट रहा है और हलक से दबी दबी गुर्राहट निकल रही है। इमरान ने सबसे पहले औरत के मुंह से कपड़ा निकाला। औरत का हलक खुश्क हो चुका था, उससे बात नहीं हो रही थी। इमरान ने उसके हाथ पांव की रस्सियां भी खोल दी और कहा, फिक्र न करो बहन, वो लोग भाग गए हैं, अब तुम अपने घर जा सकती हो। औरत उठकर बैठ गई थी और रात के हल्के हल्के अंधेरे में इमरान की तरफ देख रही थी। तुमने मुझे बहन कहा, तुम जरूर कोई फरिश्ता हो, खुदा के वास्ते मुझे ले चलो, ये लोग मेरे घर आकर मुझे मार डालेंगे। वो जवान लड़की थी, उम्र 19-20 साल की होगी, दुबली पतली सी। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी। इमरान ने पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? लड़की ने बड़ी मुश्किल से अपना सांस दुरुस्त किया, कहने लगी, मैं मुसलमान हूँ, शकीला बानो नाम है मेरा। मेरा बाप, मेरा छोटा भाई फैक्ट्री में काम करते हैं, हम 2 बहनें हैं, मेरी अगले महीने शादी होने वाली है। हम गरीब लोग हैं, ये ऐसे गुंडे बदमाश हमें बड़ा तंग करते हैं, पुलिस भी हमारी नहीं सुनती। इमरान उसके लिए जो कुछ कर सकता था वो उसने कर दिया। उसके अलावा वो जो कुछ कर रहा था बतौर एक मुजाहिद कमांडो के कर रहा था। उसने लड़की से कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की ने कहा, बाजार सीताराम में। वो लड़की को लेकर वापस आया तो उसे ख्याल आ गया कि उसके पास जो रकम थी वो तो उस बदमाश ने लेकर अपनी जेब में रख ली थी, जिसकी लाश करीब ही झाड़ियों के दूसरी तरफ पड़ी हुई थी। इमरान ने लड़की को वहीं खड़ा किया और खुद धर्मू की लाश के पास आकर उसकी जेब से पैसे निकाले और लड़की के पास आ गया। लड़की ने पूछा, ये तो वही बदमाश था, क्या तुमने उसे मार डाला है? इमरान ने कहा, नहीं, मैंने बस इसके सर में मुक्का मारा था, ये बेहोश हो गया है। लड़की ने उसे बताया कि अगले चौक में रिक्शा मिल जाएगा। चौक में कोई रिक्शा तो न मिला, अलबत्ता एक टैक्सी मिल गई। उसने लड़की को अपने साथ बिठाया और टैक्सी बाजार सीताराम की तरफ चल पड़ी। ये जगह वहां से काफी दूर और शहर के गुंजान इलाके में थी। एक जगह कुछ फासले पर इमरान ने पुलिस के चंद एक सिपाही देखे। लड़की ने कहा, वो हमारा घर है। इमरान ने कहा, वहां तो पुलिस खड़ी है। लड़की बोली, अब्बा ने पुलिस में मेरे अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवा दी होगी। इमरान ने टैक्सी रुकवा दी और लड़की से कहा, बस अब तुम अपने घर जाओ। लड़की ने कहा, भाई तुम भी मेरे साथ आओ, अब्बा और भाई तुमसे मिलकर खुश होंगे। इमरान ने लड़की को टैक्सी से उतार दिया और ड्राइवर से कहा, वापस चलो। टैक्सी वापस हो गई। रास्ते में इमरान ने उसे एक खास जगह का नाम बताया कि वहां चलो और बहुत जल्दी चलो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। रात का पिछला पहर था। दिल्ली के उस इलाके की सड़कें खाली पड़ी हुई थी। इनाम के लालच में ड्राइवर ने टैक्सी को फुल स्पीड पर छोड़ दिया। असल में इमरान को कोई जल्दी नहीं थी, वो पुलिस की इज्जत से निकल जाना चाहता था। लड़की ने अपने माँ बाप और पुलिस को जरूर बता दिया होगा कि एक मुसलमान उसे छोड़ गया है, जिसने एक बदमाश को मार मार कर बेहोश कर दिया था, और पुलिस हो सकता है उसकी तलाश में निकल खड़ी हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।